डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गोंड जनजाति के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली इस जनजाति को गोंड कहा जाता है। गोंड शब्द एक्चुअली गोंडा से बना है, खोंडा से बना है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। और गोंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। और यह विश्व की सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। सॉरी, विश्व की नहीं, इंडिया की। और इनकी संख्या 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ के करीब है। इनके स्थान और निवास स्थान की यदि बात करें तो गोंड जनजाति, आगे हम इस एक मैप में भी इसको डिस्कस करेंगे। गोंड जनजाति या गोंड आदिवासी लोग भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में फैले हुए हैं। यह द्रविडियन बोलते हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन पीपल। और भाषा यदि बात करें तो ये गोंडी भाषा बोलते हैं, जिसकी तेलुगु से काफ़ी सिमिलरिटी है। हालांकि कुछ गोंडी हिंदी भी बोलते हैं। भगवान की बात करें कि तो गोंड 12 देव की पूजा करते हैं, जिनमें वैकल्पिक नाम भगवान श्री शंभु महादेव या परसपेन है। भोजन को हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। वैसे इनका कोडो और कुटकी के रूप में जाने जाने वाला प्रधान भोजन गोंड इनका प्रमुख भोजन है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो डार्क ग्रीन एरिया है वो इनका ज़्यादा जनसंख्या वाला स्थान है और मुख्य तौर पर ये यहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10 लाख से 20 लाख के करीब है। और इससे थोड़ा लाइट ग्रीन जो कलर है वहाँ पर 50,000 से 1 लाख के बीच। और कुछ कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में भी इनका फैलाव है, वहाँ ये थोड़ी कम संख्या में मिलते हैं। वहाँ पर 10,000 से 50,000 के बीच में, और कुछ कुछ जगह में ये 2,000 से भी कम संख्या में। गोंड जनजाति का यदि इतिहास की बात करें तो विद्वानों का मानना है कि गोंड लोगों ने 13वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी के बीच गोंडवाना में शासन किया। गोंडवाना वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उड़ीसा के पश्चिम भाग के अंतर्गत आता है। कुछ मुस्लिम लेखक 14वीं शताब्दी में गोंड जनजाति के उद्योग के रूप में चिन्हित करते हैं। गोंड लोगों ने 4 राज्यों में शासन किया। वे थे गढ़ामंगला, देवगढ़, चंदा और खेरला। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई किलों, मंदिरों, महलों, टैंकों, झीलों का निर्माण करवाया। 1690 में मराठों द्वारा पीछा किए जाने के बाद गोंडवाना राज्य ने भी मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक गोंडवाना राजवंश जीवित रहा। गोंडवाना जनजाति के लिए धर्म की अवधारणा। प्राचीन गोंड कई खगोल विज्ञान विचारों पर विश्वास करते थे। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और मिल्की वे के लिए उनके अपने स्थानीय शब्द थे। इनमें से अधिकांश विचार उनके समय पालन और कैलेंडर की गतिविधियों पर आधारित थे। गोंड आदिवासी अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। गोंड 12 देव की पूजा करते हैं, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था। और श्री शंभु महादेव और परसेन इनके वैकल्पिक नाम हैं। बरादोकम देवताओं की गतिविधियों जैसे कि कबीले और ग्राम देवताओं, साथ ही पूर्वजों की देखरेख करते हैं। कई गोंड रावण और कुपार लिंगों की पूजा करते हैं। गोंड लोग मृत्यु की अवधारणा को एक दानव के जादुई क्रम के रूप में मानते हैं। पोला एक पशु उत्सव, नाग पंचमी और दशहरा गोंड जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। व्यवसाय और यदि हम देखें
तो कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है। साथ में ये आखेट भी करते हैं, ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब राज्य के नियमों से निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर ही लेते हैं। परंतु अब धीरे धीरे आखेट की जगह कृषि ने इसका स्थान ले लिया है और इनका प्रधान व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर है। और ज़्यादातर गोंड जो हैं वो मुख्य रूप से किसान ही हैं। साथ में कृषि के साथ साथ ये अपनी आजीविका चलाने के लिए मवेशियों को भी पालते हैं। एक तरह से हम इसे मिक्स फार्मिंग कह सकते हैं। और उनमें से कुछ भूस्वामियों और मजदूरों की स्थिति तक बढ़ गए हैं। ये आप आर्ट्स देख सकते हैं, पेंटिंग जो गोंड जनजाति द्वारा की जाती है वहाँ काफ़ी प्रचलित है। यदि हम इनके निवास गृह या हाउस टाइप को देखें तो यहाँ पल्ली या नंगले जिसे कहते हैं, इसमें छोटे छोटे गांवों में ये लोग रहते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकलवा कर उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। और यहाँ बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। इनके मकान घास फूस और मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें से रहने का कमरा, रसोई, बरामदा और पूजा घर जरूर होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की यदि बात करें तो यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक समाज है। पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। गौंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट या आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। और इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए राम धुनी का आयोजन किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल या महाजी कहते हैं और गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है। आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है और गांव के पुजारी और पुरोहित को देबारी कहा जाता है। गोंड जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व व उत्सव मनाते हैं। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने व नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों साथ में नाचते हैं। गोंड भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। बड़ा देव श्री शंभू महादेव या परसापेन इनके प्रमुख देवता हैं। शीतला माता व छोटी माता देवी की भी पूजा करते हैं। ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाते हैं। और यहाँ इनके समाज में जादू टोनों का भी काफ़ी प्रचलन है। रात्रि को ये लोग जागरण भी करते हैं। अधिकांश गोंड जो हैं वो उनका धर्म हिंदू है, पर कुछ लोग प्रकृति पूजक भी हैं। और इस ट्राइब का मानना है कि भगवान वनों में निवास करता है, इसीलिए प्रकृति पूजक भी हैं। अब यदि हम इनकी आधुनिक संस्कृति पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है इसको देखें तो गोंड लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये इलाका जो कि जहाँ पर छोटा नागपुर के प्लेटों के पास में है और यहाँ पर काफ़ी उद्योग भी हैं, खनिज भी काफ़ी मिलते हैं। इस कारण से यहाँ औद्योगिक विकास काफ़ी हुआ है और इस कारण इनके लाइफस्टाइल पर भी काफ़ी फर्क पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग खदानों और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिक के रूप में अब कार्य करने लगे हैं और इनकी अस्थायी बस्तियां भी वहां बसने लगी हैं। इन बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय, बाजार और पंचायतों की स्थापना हुई है। सड़क और रेल मार्ग से इनका निवास स्थान जुड़ चुके हैं और इनकी जीवन शैली में निरंतर बदलाव आ रहा है। पुराने रीति रिवाज व परंपराओं की पकड़ अब ढीली होने लगी है। सरकार ने दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से यहाँ प्रतिबंधित भी कर दिया है। इस प्रथा में यह था कि छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों के रूप में कार्य करना था, जो कि अब यह प्रथा खत्म होने लगी है। शिक्षा का स्तर भी यहाँ बढ़ने लगा है। जीवन अब अधिक सुविधाजनक हो गया है। गोंड जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए
सरकार की सुविधाओं का भी लाभ अब प्राप्त करने लगी है। तो ये तो था गौंड जनजाति के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनका निवास स्थान, इनका जनसंख्या, भाषा और इनकी टोटल पॉपुलेशन, कहाँ कहाँ इनका निवास स्थान है और किन किन क्षेत्रों में इनकी बहुलता है, और इनका हिस्ट्री क्या थी, इनके धर्म के बारे में हमने पढ़ा, व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा, इनकी आर्ट के बारे में हमने पढ़ा, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन इत्यादि के बारे में डिटेल से स्टडी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही किसी एक ट्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।